एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस टॉपिक को आप एवोल्यूशन के एविडेंसेस के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके क्या प्रमाण थे, क्या एविडेंस थे, तो सेम इसी टॉपिक को आप उसके एविडेंस के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा एवोल्यूशन का होना, तो इसलिए एविडेंस के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे अलग से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें हल्का सा आइडिया लेना होगा नेचुरल सिलेक्शन का। हालांकि ये टॉपिक आपका काफ़ी डिटेल में है, सेम चैप्टर में डार्विन की थ्योरी जब आएगी वो इसी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक शुरू करने से पहले हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। वैसे 10th क्लास पे आपने देखा ही था। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जब इस अर्थ पर कोई ऑर्गेनिज्म आता है, जन्म लेता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एनिमल की। तो कोई एनिमल है तो क्या करता है, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से और अपने खुद के स्पीसीज़ के मेंबर से और दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर से, जैसे उसके कोई शिकारी हैं, प्रीडेटर हैं, उनके साथ में वो स्ट्रगल करता है, कंपटीशन करता है। अगर वो इस कंपटीशन में, इस स्ट्रगल में सक्सेस हो जाता है तो वो अपने आप को सरवाइव करा पाता है, जिंदा रहता है और अपनी प्रोजेनी यानी कि अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। और अगर वो नहीं सक्सेसफुल हो पाता तो ख़त्म हो जाता है और वहीं पर उसका एक तरह से है वंश भी ख़त्म। अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर जीन जो है वो आगे नहीं जा पाता, स्ट्रोंग ही जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचर सेलेक्ट करता है स्ट्रोंग को और जो कमज़ोर है उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। तो इस टॉपिक को, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में दो एग्जाम्पल है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो एग्जाम्पल है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें एक्सप्लेन करना है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है रेसिस्टेंस इन मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स। जो कीटनाशक है, कीटनाशक के अगेंस्ट, जो डीडीटी की बात करेंगे हम, उसके अगेंस्ट मच्छरों के अंदर रेसिस्टेंस आ जाना। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला सेकंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम में अलग नाम से भी आ जाता है, जिसकी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले जो है हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो बात है 1850 के दशक की। कहाँ पर? इंग्लैंड में 1850 के दशक की बात है। दो वहाँ पर, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर हमें उस दौरान जो बात करनी है वो पेपर्ड मोथ के बारे में बात करनी है। पेपर्ड मोथ मतलब एक, मान लीजिए चितकबरी से इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, तितली जैसे इंसेक्ट होते हैं। नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, साइंटिफिक नेम है बिस्टन बेटुलेरिया। तो इन इंसेक्ट्स के बारे में बात करनी है। तो ये पाए जाते थे उस टाइम पर, ये दो फॉर्म पाई जाती थी इनकी, यानी कि दो कलर में ये पाए जाते थे। एक थे वाइट पंखों वाले, वाइट विंग्ड मोथ, ठीक है, कुछ ऐसे लगते हैं देखने में। और दूसरे थे ब्लैक बोल लें या फिर डार्क या फिर मिलेनाइज्ड, ब्लैक या डार्क विंग्ड मोथ, ठीक है, कुछ ऐसे लगते थे। तो ये पाए जाते थे 1850 के आसपास की बात है। इस समय पर वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी थी। फैक्ट्री नहीं लग रही है, ना तो कोयले का यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ना धुआं है और ना ही कोई पॉल्यूशन है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 के आसपास की बात है, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं थी।
तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कोयला वगैरह कुछ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो पॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपको यह पता होगा, 6-7 पे पढ़ा होगा कि जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो जनरली क्या होता है, अगर एटमॉस्फेयर सही है, फेवरेबल है, तो लाइकेन ग्रो कर जाते हैं। आपने सुना होगा कि लाइकेन जो है पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, एयर पॉल्यूशन के। पॉल्यूटेड जगह पर नहीं उगते हैं। तो पॉल्यूशन नहीं है तो लाइकेन्स ग्रो कर गए। तो लाइकेन्स ग्रोज ऑन ट्री ट्रंक। जो ट्री ट्रंक है मेन, जैसे ये पेड़ है कोई, तो ये इसका ट्रंक है, इस पर क्या है, इसके ऊपर छाल जो है, छाल के ऊपर क्या लाइकेन ग्रो कर गए, मिलते ग्रो करके क्या थे वहाँ पर, पॉल्यूशन नहीं है तो जनरली पाए जाते। तो लाइकेन का जो कलर है वो कैसा है, वो वाइट ग्रे कलर का है, वाइट ग्रे कलर का, ठीक है ना। तो इस दौरान जो है ये जो कलर था, इसका ट्रंक का ऐसा था। तो उस टाइम पर जो वाइट विंग कलर की जो मोथ थी, ठीक है, वाइट विंग्ड यानी कि वाइट बोले या फिर वाइट और ग्रे भी बोल सकते हैं, वाइट ग्रे कलर की जो पंखों वाली जो मोथ थी, उनका नंबर क्या था, उनके नंबर ज़्यादा था, और ये जो ब्लैक कलर वाली थी इनका नंबर बहुत कम था उनके कंपैरिजन में। क्यों? रीज़न ये था कि जब बैकग्राउंड इसके ऊपर क्या है, मोथ बैठी हुई है, ब्लैक भी बैठी हुई है और वाइट भी बैठी हुई है, ठीक है। वाइट कलर की कुछ ऐसे दिखाई देती है और ब्लैक वाली कुछ आप देख सकते हैं ऐसे दिखती है, ठीक। जब इसके ऊपर बैठी कौन, वाइट ग्रे विंग वाली, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, कैमोफ्लेज कर लिया, यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को छुपा लिया, दिखेगी ही नहीं, क्योंकि सेम वाइट विंग ग्रे कलर की वो खुद है और बैकग्राउंड भी कैसा है, वाइट ग्रे कलर का है। तो कुछ इस तरह देखा, ध्यान से अगर आप देखते हो तो वैसे दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि एक इंसेक्ट जो है बैठा हुआ है, एक पतंगा सा बैठा हुआ है। ध्यान से देखते हो तो दिखाई नहीं देती। जब आपको तरीके से दिखाई नहीं दे रही है तो इनके प्रीडेटर को कैसे दिखाई देगी, तो वो खा नहीं पाते थे इनको। जब खा नहीं पाएंगे इनको तो क्या होगा, जब खा नहीं पाएंगे इनको तो क्या होगा, उनका नंबर इंक्रीज होगा। और जबकि ये वाले जो हैं मिलेनाइज्ड मोथ है, बैकग्राउंड कैसा है, वाइट ग्रे कलर का, और ये खुद कैसी है, डार्क कलर की है, तो इसे साफ दिखाई देंगी, चमकती हुई ऐसे दिखाई देंगी, चमकती हुई। दूर से क्या होगा, इनके प्रीडेटर हैं जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, इनको पिक करेंगे और एक एक करके खाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो जाएगी, ब्लैक वालों की कम हो जाती है। इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इनकी संख्या ज़्यादा थी और इनकी संख्या कम थी, ब्लैक वालों की। लेकिन अब आगे चलते हैं तो बात आती है कब, बात आती है 1920 के आसपास, जब 1920 के बाद की, जब क्या हो चुका है, इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, यानी कि हम बोल सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वगैरह लग चुकी थी तो भाई पॉल्यूशन, कोयले का यूज़ हो रहा है, तो कोयले का यूज़ हो रहा है तो उससे क्या धुआं निकलेगा, कालिख निकलेगी, कालिख मतलब सूट, काला काला पाउडर सा निकलता है चिमनियों से। तो क्या होगा, तो जैसे ये पेड़ थे, तो पेड़ पे क्या भाई, जब पॉल्यूशन है तो लाइकेन तो ख़त्म, और धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर जब कालिख बैठ रही है तो पीछे का बैकग्राउंड क्या हो गया, डार्क हो गया। जो ट्री ट्रंक हैं जिन पे ये पतंगे झिंगे बैठते थे, इंसेक्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डार्क। जब ये डार्क हो गया तो इस पर क्या बैठेगी, जब ये वाइट और वे डार्क, ये दोनों प्रकार की जो ये मौत बैठेंगी इसके ऊपर, तो अब क्या है, अब बैकग्राउंड है डार्क और ये भी कैसी हैं, डार्क। तो ये डार्क वाली अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अपने आप को छुपा लेंगी, और अब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखा गया कि डार्क विंग्ड मोथ जो थी उनका नंबर कैसा हो गया, इंक्रीज। क्यों हो गया, क्योंकि ये दिखाई नहीं देंगी, अब बैकग्राउंड भी डार्क, ये भी डार्क,
तो प्रीडेटर को पिक करने में दिक्कत होगी, नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या इनका नंबर क्या होगा, इनका इंक्रीज हुआ। और जो वाइट विंग वाली थी, वाइट ग्रे विंग वाली जो थी, वाइट ग्रे विंग वाली जो मौत थी, उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है, डार्क, और ये खुद कैसी है, वाइट ग्रे की, तो साफ दिखाई देंगी। दोनों का अंतर देख सकते हैं ऐसे कि भाई ब्लैक मौत और ब्लैक बैकग्राउंड तो साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, पिक करने में दिक्कत हो रही है प्रीडेटर को, पक्षियों को, बर्ड्स को। जबकि वाइट कलर की जो मौत है, वाइट ग्रे विंग वाली जो मौत है, उनका बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से वो साफ दिखाई दे रही है, तो इनको पिक करने में दिक्कत हो रही, इनको आसानी से पिक की जा रही है, तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो गई। लेकिन कब हुई है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको याद रखना है, इंडस्ट्रीज लगने से पहले वाइट कलर की जो, ग्रे कलर की जो विंग वाली जो मौत थी, उनका नंबर ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे लाइकेन वगैरह थे, पॉल्यूशन नहीं था, बैकग्राउंड के साथ में अपने आप को वो छुपा लेती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो ये छुपाती थी और वाइट वाली नहीं छुपा पाती थी अपने आप को, तो संख्या क्या हुई, प्रीडेटर उनको चूज़ करते रहे, खाते रहे, और इनकी संख्या कम हो गई। अब इसको और ज़्यादा कन्फर्मेशन कब मिलता है, और ज़्यादा कन्फर्मेशन तब मिलता है कि अगर हम अब देखते हैं, तो अब जाके क्या हुआ है, जैसे भाई थोड़ी सी समझ आ रही है लोगों में, देश, अलग अलग देशों में, कि भाई जो है पोल्यूशन कम करें। तो अभी क्या है, कोयले की जगह पर, अभी इंग्लैंड में की बात कर रहे हैं कि अभी जो है कोयले की जगह पर जो कोल है, कोल की जगह पे क्या आ गया, कोल की जगह पे ऑयल यूज़ करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे। तो क्या होगा, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी से कालिक, कालिक मतलब सूट, ये तो निकलेगा नहीं। जब ये निकलेगा नहीं तो जो ट्री है, ट्रंक है, तो ट्रंक के ऊपर क्या होगा, बस कालिक नहीं लगेगी। तो कालिक नहीं है तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ट्री ट्रंक दोबारा से कैसे होने लगा, ग्रे, यानी कि जो ब्लैक था, ब्लैक से हट के दोबारा से कैसा हो गया, वाइट ग्रे कलर का हो गया दोबारा से धीरे धीरे लाइकेन ग्रो करने लगे। जब पोल्यूशन कम हुआ तो दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से वाइट विंग वाली मौत का संख्या बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि दोबारा से बैकग्राउंड कैसा, वाइट विंग, ग्रे कलर का, और कि खुद कैसी, खुद वाइट ग्रे कलर की, तो दिखाई नहीं देंगी। दोबारा से इनकी संख्या बढ़ने लगी और इनकी घटने लगी। सेम कॉन्सेप्ट वही वाला, प्रीडेटर कैमोफ्लेज वाला। कैमोफ्लेज क्या होता है, अब पता है ना, अब तो पता लग गया होगा कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हाइड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इसके अकॉर्डिंग छुपा लेना। तो ये था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में। क्वेश्चन बहुत आया, मतलब कई बार आया हुआ, और इस बार भी चांस है आपके आने के। ठीक है, तो ये तो था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कौन सा था, ये था, और ये भी देखेंगे कि और किस नाम से आ जाता है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल हमने देखा था, ये था एग्जाम्पल नंबर 2, रेसिस्टेंस इन मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड यहाँ पर डीडीटी की बात करेंगे, ठीक है, या फिर ये किस नाम से आ सकता है, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब मैन मेड, आदमी की जो गतिविधियां हैं, आदमी के कारण जो जो काम आदमी कर रहा है, उसके कारण जो एवोल्यूशन देखा गया, वो क्या है। ठीक है, ये सेम आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी मिल सकता है कि रीज़न पूछ सकता है आपसे, बोल सकता है कि एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस वैरायटीज़ इन लेज़र टाइम, ये नीचे आ रहा होगा आपके, तो ऐसे भी मिल सकता है। तो देखिए, इसमें क्या बात करनी है कि मान लीजिए कि मैंने लिखा कि ये ऐसे बहुत सारे मैंने मॉस्किटो बनाए, ठीक है जी, मैंने बहुत सारे ऐसे मॉस्किटो बना दिए, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या किया गया, मान लीजिए डीडीटी का स्प्रे किया गया। डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। तो इसका स्प्रे किया गया। जब स्प्रे किया गया तो मान लीजिए इसमें से शुरुआत में तो बहुत सक्सेसफुल ये रिज़ल्ट आया इसका कि मच्छर मर गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मच्छर जो है के ऊपर इन डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है,
तो रीज़न क्या है, रीज़न क्या था इसका कि जैसे ऐसा नहीं कि इन मच्छरों में ताकत आ गई है डीडीटी से लड़ने की, ऐसा नहीं है। था क्या कि जो मच्छर हैं, इन मच्छर में क्या हुआ कि जब डीडीटी का स्प्रे किया गया तो मैक्सिमम मच्छर क्या हुए, मर गए। और कुछ एक मच्छर ऐसे थे, इसमें से बहुत कम मच्छर ऐसे थे जिनके अंदर पहले से ही डीडीटी के लिए रेसिस्टेंस था। तो ये सब तो हो गए ख़त्म, तो ये तो हो गए ख़त्म। तो शुरुआत में रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दिए कि हाँ भाई सब ख़त्म हो गया ऐसे। और बहुत कम मच्छर ऐसे थे जो क्या हुए, जिनके अंदर डीडीटी का रेसिस्टेंस था। अब क्या हुआ, ये मरे नहीं थे। अब धीरे धीरे ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में ब्रीड करेंगे, ठीक है, आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी संख्या को ये बढ़ाएंगे। तो इनके जो जनरेशन होगी उनके अंदर भी क्या होगा, डीडीटी का रेसिस्टेंस होगा, डीडीटी के लिए कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता होगा। तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी और आज के समय पे क्या हो गया कि मॉस्किटो के ऊपर डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, ना कि जो सभी मच्छरों में डीडीटी के लिए रेसिस्टेंस आया नहीं है। ये रीज़न है, कुछ रेसिस्टेंट थे कुछ मॉस्किटो, और उन्हीं की संख्या बढ़ी, और उन्हीं की संख्या बढ़ने के वजह से क्या हुआ, जो है हम देखते हैं कि सभी मॉस्किटो में रेसिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि जिसमें रेसिस्टेंस नहीं था वो तो ख़त्म। इसलिए तो बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि जो कमज़ोर है, जो अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेता है वो तो रहेगा, जो नहीं ढाल पाता वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कि अगर देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसलिए सपोर्ट करता है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को, और साथ में ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का ही है। इसलिए एनसीईआरटी में सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई है, एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है लाइन एनसीईआरटी में सीधी सीधी लिखी हुई है, नीचे भी आ रही होगी। तो इससे क्या है, प्रूफ हो रहा है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एवोल्यूशन है ये एक चांस इवेंट है, और म्यूटेशन के द्वारा भी ये हो सकता है। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आगे आएगी डार्विन की, और म्यूटेशन की थियोरी भी आगे आएगी हुगो डी व्रिज की, तो उसके द्वारा होता है। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। नेचुरल सिलेक्शन में तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मर जाते हैं एकदम से, सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है उनकी, मर जाते हैं। लेकिन सेम इसी एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप कि बैक्टीरिया थे बहुत सारे, उसमें कुछ बैक्टीरिया अलग टाइप के थे जिनमें रेसिस्टेंस था। शुरुआत में एंटीबायोटिक डाल ली कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया में, तो क्या हुआ, मैक्सिमम बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में रेसिस्टेंस था, तो वे अपने आप को बढ़ाया धीरे धीरे। अभी बैक्टीरिया कैसे, उनमें रेसिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि जनरेशन ये ख़त्म, और कैसे बन जाएंगे, कैसे हैं, इस तरह के आ गए। धीरे धीरे रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप हुआ है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये थे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो आज के इस वीडियो का लेक्चर के टॉपिक थे, छोटे से टॉपिक थे। और आगे जो है अगला जो बड़ा जो अच्छा टॉपिक आएंगे वो आपके थियोरीज आएंगी एवोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम डार्विन, लैमार्क और हुगो डी व्रिज की म्यूटेशन थ्योरी की बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।